हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, ईवीएस के क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन पहला है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे काम करती हैं। कथन दूसरा कह रहा है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ऑप्शन है पहला, कथन पहला गलत एवं कथन दूसरा सही है। दूसरा, दोनों कथन पहला एवं दूसरा कथन सही है। तीसरा, दोनों कथन पहला एवं दूसरा कथन गलत है। और चौथा, कथन पहला सही है और कथन दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, दोनों कथन पहला एवं दूसरा कथन दोनों सही है। क्योंकि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे काम करती हैं और भोजन, जो बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, क्या नाम है? शकरखोरा, दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी या कलचिड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बीवर पक्षी। जो बीवर पक्षी होता है वो अपना घोंसला बनाता है और मादा चिड़िया को अगर पसंद आता है तो वह अपने अंडे उसमें देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा यानी नेफेंथीस के बारे में दिया है। पहला, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। दूसरा, का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका रहता है। तीसरा, भारत में नहीं पाया जाता। और चौथा, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये घटपर्णी पौधा होता है जो मांसाहारी पौधा होता है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। ये पौधा हमारे भारत में ही पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी पौधों की पत्तियां पूर्ण रूप से या कह लीजिए उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से लेकर के 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, जिसमें से उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। क्योंकि ये जहाँ पर उगता है वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम रहती है, तो इसलिए यह नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो बाघ इसका राइट आंसर है, क्योंकि बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि जब हवा चलती है तो उसके पत्तों के हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को जो अंतर है वो समझ लेता है और अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ या सांप में? पहला है, वे अंडे देते हैं। दूसरा, वे जहरीले होते हैं। तीसरा, वह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और चौथा, उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो छिपकली, गौरैया और सांप में ऐसे कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये सभी अंडे देते हैं। ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर है। अगला है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, पालक है, नारियल है, बंद गोभी है या सरसों है? तो सरसों होगा। सरसों है। सरसों में पत्तियां होती हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है
और इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है जो सब्जी बनाने के काम आता है। और सरसों के तेल से खाने की कई प्रकार की चीज़ें भी बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल या मैना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला उल्लू। उल्लू ऐसा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? पहला, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार यानी वजन सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। या चौथा है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आप हमारे लिए एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही तो हम आपके लिए आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ए है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी कह रहा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और डी कह रहा है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सही कथन चुनना है। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में जो एक पेड़ है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है जो स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पीते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ए, सी और डी, क्योंकि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सी, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग इसे पतले पाइप का उपयोग करके पानी को पीते हैं। और बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पहला, प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण। तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। और चौथा, वृद्धि और भोजन बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में या काबुल में? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, अबू धाबी में। अबू धाबी में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। पहला, यह पीतल यानी ब्रास और तांबे यानी कॉपर का मिश्रण है। दूसरा, यह तांबे तथा जिंक यानी जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तीसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। और चौथा, वह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। आदिवासी जो हजारों साल पहले से कांसे का उपयोग करते थे, चीज़ें बनाते थे, वह तांबे और टिन के मिश्रण से बनाते थे। चीज़ें जैसे मूर्तियां हैं, बर्तन हैं आदि बनाते थे।
भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह खेती ज़्यादातर असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में आदिवासियों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मानक यानी यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन है पहला, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। दूसरा, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। तीसरा, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। और चौथा है, वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। इसे टिन खेती कहते हैं। यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी मिजोरम में है, नागालैंड में है, मणिपुर और असम के आदिवासियों द्वारा की जाती है। इस खेती का निर्णय लॉटरी निकालकर होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार 1 टिन जमीन मांग लेता है, यानी 1 टिन में जितना बीज होता है उसको बोने के लिए उतनी जमीन दी जाती है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। इस खेती में किसी भी परिवार से जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। इसे झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें कुछ वर्ष तक खेती करने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन एक थे, कौन थे? पत्रकार थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या कृषि वैज्ञानिक थे? कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू हिस्सों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। EVS की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की NCF 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, पहला, शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण अधिगम संसाधनों में से एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा, विद्यार्थी EVS के महत्वपूर्ण अवधारणा को याद करने के लिए बाध्य है। तीसरा, पाठ्यपुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत है। और चौथा, पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों को मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या पता चलेगा? पहला, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। दूसरा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। तीसरा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। या चौथा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा जिससे मलेरिया की पहचान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी कह रहा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा कह रहा है सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। और चौथा डी कह रहा है,
केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है? ऑप्शन है पहला सी, डी और ए सही है, दूसरा केवल ए, सी सही है, तीसरा बी, सी और डी सही है, या चौथा ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला सी, डी और ए सही है। सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती है। डी, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। और ए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा कह रहा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। और डी, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन है पहला सी तथा डी सही है। ऑप्शन दूसरा है केवल ए तथा बी सही है। तीसरा है ए तथा सी सही है और चौथा बी तथा डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा ए तथा सी सही है। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। ये दोनों कथन, ए और सी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और चौथा, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। तीसरा कह रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और चौथा, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीसरा, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। चौथा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का
संपादन भाषा के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यही सच है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है, यानी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 या एनसीएफ 1975? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, एनसीएफ 2000। एनसीएफ 2005 ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तीसरा, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों को बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। चौथा, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में जो ऑप्शन 4 है उसका तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। या चौथा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये अनुरूप नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करने के लिए। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। और चौथा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा, विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। या चौथा, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। तीसरा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और चौथा,
स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कक्षा की पढ़ाई में शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, पहला, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, तीसरा, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, और चौथा, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, क्योंकि उनको संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना एक मुख्य कारण है, सबसे उपयुक्त कारण है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।